हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि डे 15 के अंदर मैंने आपको एक टेस्ट दिया था जिसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चन थे और वो जो 50 क्वेश्चन थे वो आपके डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम और HTML के बेस्ड पर थे। ठीक है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये है कि सिर्फ 3 ही बच्चों ने रिप्लाई किया, बाकी किसी ने भी जो है रिप्लाई नहीं किया, ना ही किसी ने आंसर्स किए। इसका मतलब ये है कि आप 40 डेज क्रैश कोर्स को देख ही नहीं रहे हो। आपको यही नहीं है कि आप इन 50 क्वेश्चन का ही नहीं दे पाए। मुझे पहले लग रहा था कि एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो होने चाहिए, पर मुझे लगा कि पहला टेस्ट है, देख लेती हूँ किस तरीके से आप रिप्लाई करते हो, पर बच्चों ने नहीं किया। तो आगे से जो है हम अपने जो क्रैश कोर्स है उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इतना जल्दी जो है कंप्यूटर साइंस का सिलेबस वैसे ही भी नहीं कंप्लीट होने वाला। ऊपर से मैं ये टेस्ट इसलिए ले रही थी ताकि जो है आपके जितने भी डाउट्स हों क्वेश्चंस करके अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आज का जो है सॉल्यूशन मैं करवा देती हूँ। आगे से हम कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा, सिर्फ आपके जो बाकी के 7-8 सब्जेक्ट जो भी रहते हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे बाकी के 24 दिनों के अंदर। ठीक है, और आप सबको पता है कि हम 40 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज जो है 16वां दिन है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके जो है 3 सब्जेक्ट का टेस्ट था, डिजिटल, HTML एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी के बेस पे मैंने आपको 50 क्वेश्चन दिए थे और उनका आंसर जो है किसी ने भी नहीं किया, सिर्फ 3 बच्चों ने किया था, ईशा, मोनिका और तनु। सिर्फ 3 बच्चों ने रिप्लाई किया है, बाकी किसी भी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया। बहुत ही बुरा फील हो रहा है। लग रहा है कि वैसे तो आप कह रहे हो कि मैम हमें समझ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो एटलीस्ट आप 50 क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर पाए। सही गलत जो भी करते एटलीस्ट करते तो सही। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है, आप अपने साथ नुकसान कर रहे हो। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आंसर्स होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, विच बिकॉज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी की बात हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है ये, और बोल रहा है कि द मेमोरी कैन बी शेयर्ड अमंग। ठीक है, कि मेमोरी जो है आप किस किस के बीच में शेयर करते हो, प्रोसेस के बीच में, थ्रेड के बीच में, इंस्ट्रक्शन के बीच में, या नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले देखो, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, आप किसी को गाइड करते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो। ठीक है, वो आपकी एक तरीके से इंस्ट्रक्शन हो गई। तो वर्चुअल मेमोरी का जो कंसेप्ट है, मेमोरी आप कहाँ पर शेयर की जाती है, तो वर्चुअल मेमोरी होती क्या है, सबसे पहले वो देखो। वर्चुअल मेमोरी एक तरीके का इल्यूजन होता है, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, हाँ, आप सबको पता है कि ये हमारा CPU है, ये हमारी मेन मेमोरी है और ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। मेन मेमोरी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी बहुत ही कम होती है, लेकिन जो हमारा CPU है वो मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी जो स्पीड होती है वो CPU से बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इसलिए हम मेन मेमोरी से जो है वो कनेक्ट करता है, ताकि जो है उसकी जो स्पीड है वो अच्छी रहे, क्योंकि मेन मेमोरी की स्पीड काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अगर आप सीधा सीधा आप ये समझो। अब क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि हमें CPU को आइडल नहीं रखना है, हमें CPU को क्या नहीं रखना है, आइडल नहीं रखना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा CPU का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्या होता है कि पूरी की पूरी सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी में नहीं आ सकती। आप सबको पता है कि मेन मेमोरी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, कुछ कुछ मेन लाइक हमारी प्रोसेस होती हैं, तो हम उसमें से कुछ कुछ पेजेस, मेन पेजेस को लेकर आते हैं जो रैंडमली आपका CPU यूज़ करता है, ताकि उसको बार बार सेकेंडरी में ना जाना पड़े, मेन में उसको वो पेजेस मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मेमोरी किसके बीच में शेयर होती है, प्रोसेस के बीच में। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब आप वर्चुअल मेमोरी का जो कंसेप्ट और वहाँ पर आप मेमोरी को शेयर करते हो, तो आप प्रोसेस को शेयर करते हो, प्रोसेस के बीच में शेयर होती है, क्योंकि जो प्रोसेस को जब हम पेजेस में डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर हम उस प्रोसेस के मेन पेजेस को लेकर आते हैं। ठीक है, अब सपोज मैं एक एग्जाम्पल बना के दिखाऊँ, ये सपोज करो कि एक वर्चुअल मेमोरी है, उसमें आपने नंबर ऑफ प्रोसेस ली, यहाँ पर प्रोसेस P1 है, P2 है, इसका सपोज P3 पेज ले लिया, P7 ले लिया, इसका P8 ले लिया, इस तरीके से। ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो मेमोरी जो है वो कहाँ पर शेयर की जाती है, प्रोसेस के बीच में शेयर की जाती है। ठीक है, अब थ्रेड क्या होता है, थ्रेड जो है एक तरीके का प्रोसेस होता है, मतलब एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं। क्लियर है? तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने डिस्कस करवा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, डैश इज द कंसेप्ट
डैश इज द कंसेप्ट इन विच अ प्रोसेस इज कॉपीड इनटू मेन मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक प्रोसेस को आपने कॉपी किया कहाँ से, मेन मेमोरी से, और कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी में, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है। लाइक मुझे कोई पेज एग्जीक्यूट करना है और वो पेज आपका मेन मेमोरी में नहीं है, मैंने उसको सेकेंडरी मेमोरी से लिया है, मतलब मैंने बोला कॉपी किया कहाँ से, मेन मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो एज टू रिक्वायरमेंट, तो उसको आप क्या कहोगे, डिमांड पेजिंग। क्यों? क्योंकि मुझे उस पेज की नीड थी, मतलब प्रोसेस इज कॉपीड, कुछ जो मतलब जो भी चीज़ उसको चाहिए, अगर मैं किसी चीज़ की डिमांड कर रही हूँ, वो किसी चीज़ के पेज की डिमांड कर रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप उसको क्या कहोगे, डिमांड पेजिंग। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को से स्वापिंग में भी डाउट होगा। स्वापिंग जो होती है, हम जनरली क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में उठा कर लाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, रिक्वायरमेंट है उसको, सीपीयू को उस टाइम पर रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ पर क्या बोलोगे, डिमांड पेजिंग, ठीक है। अब पेजिंग क्या होता है, पेजिंग हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, हमारी दो तरीके की होती हैं, जहाँ पर हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसको, पेजिंग और सेगमेंटेशन का यूज़ करते हैं ना, कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस। अगर आपको अच्छे से ध्यान हो, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो नॉन कंटिन्यूअस में आपका पेजिंग एंड सेगमेंटेशन आ जाता है, और पेजिंग जो होती है, एक तरीके से हम क्या करवाते हैं, पेजेस को मैनेज करवाते हैं ताकि हम जो है प्रोसेस को अच्छे से एग्जीक्यूट करवा सकें, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे पेजेस होते हैं जो मेन मेमोरी में हम जिसको मैनेज करवाते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जो को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, ताकि जो है हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ना हो सके। लेकिन जो है पेजिंग में फिर भी हमारी एक डिसएडवांटेज आती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की। क्लियर है? क्लियर है भाई? और सेगमेंटेशन में आपकी एक्सटर्नल आ जाती है, ठीक है। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन देखो, पेजर कंसर्न विद द, पेजर कहाँ होते हैं, जैसे जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रोसेस होती हैं, और उन प्रोसेस को जो है मैं किस में डिवाइड कर देती हूँ, नंबर ऑफ पेजेस में। लाइक एक प्रोसेस है उसको मैंने 10 पेजेस में डिवाइड कर दिया, एक दूसरी प्रोसेस है उसको मैंने 7 पेजेस में डिवाइड कर दिया। तो पेजर क्या होंगे, एक इंडिविजुअल पेज होता है किसी भी प्रोसेस का, एंटायर प्रोसेस नहीं होती भाई, क्योंकि एक प्रोसेस में मल्टीपल पेजेस होते हैं। एंटायर थ्रेड तो है एक तरीके का आपका, प्रोसेस में जो है मल्टीपल थ्रेड जो है एक प्रोसेस में हो सकते हैं, तो पेजर तो इसका मतलब ही नहीं है। फर्स्ट पेज ऑफ प्रोसेस ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पेजर की बात हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट हो चाहे लास्ट हो चाहे मिडल हो, हम एक इंडिविजुअल पेज की बात कर रहे हैं किसी प्रोसेस की, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हेन अ प्रोग्राम ट्राई टू असेस ए पेज, कोई प्रोग्राम जो है वो ट्राई कर रहा है किसी पेज को असेस करने के लिए, दैट इज मैप्ड इन एड्रेस स्पेस, मैप करवा रहा है, बट नॉट लोडेड इन फिजिकल मेमोरी, लेकिन जो है वो आपका मेन मेमोरी में या फिजिकल मेमोरी में लोडेड ही नहीं है। लाइक सीपीयू को ये आपका सीपीयू है, ये आपकी मेन मेमोरी है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। सीपीयू जो है किसी पेज की डिमांड कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे वो पेज जो है आपका मेन मेमोरी में नहीं है, कहाँ पर है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि पेज फॉल्ट हो गया। क्या हो गया? आपका पेज फॉल्ट हो गया है। तो आपका जो मेन मेमोरी है वो किससे इंटरेक्ट करेगा, सेकेंडरी मेमोरी से। वो पेज को जो है सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर कहाँ पर लेकर आएगा, मेन मेमोरी में लेकर आएगा, देन वो सीपीयू को देगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है, अगर आपका पेज जो है वो मेन मेमोरी या फिजिकल मेमोरी में मिल जाता है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आपका पेज जो है वो हिट हो गया है, मतलब आपको मिल गया है। अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप उसको क्या बोलोगे, आपका जो पेज है वहाँ पर पेज फॉल्ट अक्कर हो गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या होगा, सी होगा। अब यहाँ पर देखो, सेगमेंटेशन फॉल्ट अक्कर, फैटल एरर, नो अक्कर, नो एरर, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो है, आप पेज की डिमांड की, पेज नहीं मिला तो आप उसको बोलोगे पेज फॉल्ट। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, टू असेस द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को असेस करना है या टर्मिनेट करवाना है, मैं बोलूँ कि भाई मैंने अब यूज़ कर लिया, अब मुझे टर्मिनेट करना है या कुछ भी करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करवाना है, उसकी सर्विसेज यूज़ करनी है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं सिस्टम कॉल का। किसका यूज़ करोगे? सिस्टम कॉल का यूज़ करोगे। क्लियर है? अब 6th क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रू नहीं है। कर्नल जो होता है एक प्रोग्राम होता है जो कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल जो है वो फर्स्ट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो लोड किया जाता है मेमोरी ड्यूरिंग बूस्टिंग। कर्नल जो होता है मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हमें एक ऐसा बताना है जो सही नहीं है।
सबसे पहले तो जब आप क्वेश्चन को रीड करो ना, तो आप क्वेश्चन को ऐसे रीड करा करो बिल्कुल सही तरीके से। कई बार क्या होता है, हम लास्ट का देखते हैं ट्रू, अरे ट्रू बताना है तो हम क्या करते हैं, फटाक से एक तरीके से पहला क्वेश्चन पढ़ा के अब तक वही ट्रू निकल जाए, हम उसी पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जब हम एग्जाम देके आते हैं, जब आंसर्स की आती हैं, तो हम देखते हैं अरे मेरा ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, तो मुझे आता था। तो हम देखते हैं अरे यार मैंने तो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, यहाँ पर तो नोट मेंशन था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको 1 सेकंड लगा के जो है अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, नोट बोला है नहीं बोला है या नहीं लगाया है, तो ही जो है आपको फिर आंसर्स करनी है। तो यहाँ पर नोट बोल रहा है कि कर्नल का यहाँ पर जो है क्या सही नहीं है। तो कर्नल एक प्रोग्राम है जो कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है। कर्नल जो होता है सेंट्रल कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, लेकिन हमें नॉट ट्रू बताना है। अब बी देखो, कर्नल जो होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग बूस्टिंग, ठीक है। जब आप बूट करवा रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो कर्नल जो होता है फर्स्ट पार्ट होता है, तो हम क्या करते हैं उसको लोड करवाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखो, कर्नल जो होता है वो वेरियस मॉड्यूल से बना होता है, जहाँ पर जो है हम लोड नहीं करवाते, लेकिन हम उसमें क्या करवाते हैं, लोड करवाते हैं। हमने अभी देखा बी ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर नोट की बात कर दी, हमें फॉल्स ही बताना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो, द मेन फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटर इज, जो कमांड इंटरप्रेटर होता है, कमांड इंटरप्रेटर मतलब एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, उसका मेन काम होता है कि लेना और एग्जीक्यूट करना नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड, जो भी यूजर की कमांड है उसको क्या कर देना, एग्जीक्यूट करवा देना, ठीक है। तो ये आपका होता है इंटरप्रेटर का काम, उसका जो है मेन फंक्शन होता है कि उसको क्या करना है, उसको कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाना है जैसे ही आती है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 8 क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डन वाया, मतलब जो हम रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं कि किसको किस टाइम पे किसको रिसोर्सेज देने हैं, कैसे क्या करना है, ठीक है। या फिर हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई तो किससे रिसोर्सेज को लेने हैं, कौन सी प्रोसेस से रिसोर्स को लेना है, किसको देना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस तरीके से होता है, टाइम डिवीजन या स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो ओएस है वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ करेगा और स्पेस को भी यूज़ करेगा, तो इसका मतलब आपका आंसर होगा दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही होंगे। कि आप कई बार टाइम, आपने देखा है ना कि हम टाइम डिवाइडेड कर देते हैं, हमने अभी सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखे थे। तो हमने क्या किया था, हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में देखा था एक प्रायोरिटी बेस्ड होता है, एक राउंड रोबिन शेड्यूलिंग होती है, एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट होती है। तो उनमें से एक तरीके से रिसोर्सेज को ही तो मैनेज करवा रहे, प्रोसेस को मैनेज करवाते, रिसोर्सेज देते हैं उनको और कुछ टाइम के बाद ले लेते हैं, या किसी को पूरा होने के बाद ले लेते हैं, या कि कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई तो बीच में दूसरे को रोक के उस दूसरे को दे देते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो टाइम और स्पेस दोनों ही देखा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 9th क्वेश्चन देखो, प्रोसेस फेल, आपकी जो प्रोसेस है वो फेल हो गई है। इफ़ अ प्रोसेस फेल, यदि आपकी प्रोसेस फेल हो जाए, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इन्फॉर्मेशन टू अ, तो ज़्यादातर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एरर को कहाँ पर इन्फॉर्म करवाएंगे, कहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। लॉग फाइल में, अनदर रनिंग प्रोसेस, किसी दूसरी रनिंग प्रोसेस में, भाई उसमें क्यों जाके करेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी रन हो रही है। न्यू फाइल, कोई नई फाइल में, नन ऑफ द मेंशन, ठीक है। तो वो कहाँ पर राइट करते हैं, लॉग फाइल में करते हैं। अब लॉग फाइल क्या होती है वो देखो, लॉग फाइल जो होती है वो कंटेन करती है लिस्ट ऑफ इवेंट्स विच हैव बीन लॉग्ड बाय अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के थ्रू जो है वो लॉग की जाती हैं। लॉग फाइल जो है वो जनरली ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, जब आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा रहे हो जनरली तब आप यूज़ करते हो। दैट आर क्रिएटेड बाय वेब सर्वर बट दे कैन बी यूज फॉर मेनी अदर पर्पज एज वेल, मतलब उस टाइम पे आप जो है उनको क्रिएट करवाते हैं और फिर हम उनको दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। मोस्ट लॉग फाइल आर सेव्ड इन प्लेन टेक्स्ट, मतलब जितनी ज़्यादातर जो लॉग फाइल होती हैं वो प्लेन टेक्स्ट में सेव की जाती हैं, विच मिनिमाइज देयर फाइल साइज एंड अलाउ देम टू बी व्यूड इन बेसिक टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा, आप कहाँ पर एरर को राइट करोगे, लॉग फाइल में। 10th क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कई बच्चे अब सोच रहे होंगे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब इसमें मैंने आपको सारी टाइप्स बताई थी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है। इसका मतलब है सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू रियल टाइम
यहाँ पर मेन जो है वो रिस्पॉन्स रहता है रियल टाइम में, कि लाइक जैसे आपका जो फ्लाइट है, अगर आपने फ्लाइट में जा रहे हो तो आपका एक फिक्स टाइम रहता है कि आपकी जो 5 बजे है वो फ्लाइट जाएगी ही जाएगी, और आपको उससे पहले जो है वहाँ पर जाना पड़ता है, बोर्डिंग सब कुछ करना पड़ता है, अपने जो आपकी आईडी वाईडी हैं सब कुछ चेक होती हैं, आधे घंटे 1 घंटे पहले रूल होता है कि आपको वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है, ताकि जो है आपकी फ़्लाइट जो है मिस ना हो। किसी बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन में जो आपकी फ़्लाइट मतलब फ़्लाइट का जो टाइम है या एक्सटेंड कर दिया जाता है, या वेदर ख़राब है इस वजह से, ठीक है, और या फिर जो ट्रेनें हैं वो तो लेट होती रहती हैं, लेकिन मेन जो है वो आपका रियल टाइम ऐसा होता है कि जो लेट नहीं होता वो गारंटेड है कि उस टाइम पे होगा ही होगा, मतलब उस टाइम पे आपको रिस्पांस मिलेगा ही मिलेगा। सिस्टम शुड मीट स्पेसिफाइड डेडलाइन में, वहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ डेडलाइन आपको मेंशन होती हैं कि अगर इस टाइम ड्यूरिंग में नहीं हुआ तो फिर आप नहीं कर सकते। लाइक जैसे एग्ज़ाम है, अब अगर आपका जैसे आपका एग्ज़ाम है HSSC का या HTET का ही लगा लो, बाई चांस जो है अगर आपके साथ कुछ लाइक फीवर या कुछ भी हो जाए तो हम बाकी चीज़ें काम टाल दें, लेकिन ये वाला काम ऐसा है कि जो आपको अगले साल ही मिलेगा, मतलब एक डेडलाइन है कि इस दिन होगा ही होगा, ठीक है, तो वो एक डेडलाइन होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कि इस टाइम पे आपको करना ही है या इस टाइम पे आपको रिस्पॉन्स देना ही है, अदरवाइज बाद में जो है वो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, रियल टाइम मोनीटर्स, तो ये सारे जो हैं आपके एग्जाम्पल हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट टाइम। हार्ड टाइम ऐसा होता है जो बिल्कुल फिक्स होता है कि भैया मैंने ये टाइम दे दिया तो दे दिया। कई लोग बिल्कुल कठोर होते हैं कि भैया मैंने इस टाइम को बोला है तो इस टाइम पे ही होना चाहिए, उसके बाद जो है मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। सॉफ्ट में थोड़ा ये आ जाता है कि थोड़ा सा हम ऊपर नीचे कर देते हैं 5-7 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देख लो। दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन नेवर मिस इज डेडलाइन, मतलब इस टाइप का जो सिस्टम है वो अपनी डेडलाइन को मिस नहीं करता। मिसिंग द डेडलाइन में हैव डिस्टेरियस कॉन्सिक्वेंसेज, द यूजफुलनेस ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ हार्ड रियल टाइम सिस्टम डिक्रीज and may become negative if tiredness increase. Tiredness means how late a real time system complete in task with respect to its deadline. तो यहाँ पर फ्लाइट कंट्रोलर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो सॉफ्ट में जो है थोड़ा सा मिस कर देते हैं हम डेडलाइन को, जैसे मैंने कहा कि 5-10 मिनट हम किसी को रिलीफ दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, अगर 12 बजे काम नहीं हुआ तो 12:05 तक फिनिश कर दो, ठीक है, या फिर 15 मिनट दे दिया, मतलब कुछ तरीके से जो है डेडलाइन को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। With some subtly low probability, missing the deadline have no desired consequences. The usefulness of result produced by a soft real time decreases gradually with increase in tardiness. Example यहाँ पर हो जाएगा आपके टेलीफोन स्विचेस, ठीक है, तो क्लियर होगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका है VxWorks, विंडो CE, RT Linux, तो पाम OS जो है वो आपका क्या है, रियल टाइम OS नहीं है। क्लियर है, हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के 40 क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयर्ड बाय थ्रेड, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो शेयर के थ्रू जो है हम जो है थ्रेड के थ्रू जो है हम शेयर नहीं करते। तो प्रोग्राम काउंटर आपका क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर में आप क्या करते हो, नेक्स्ट एड्रेस के इंस्ट्रक्शन को मतलब नेक्स्ट एड्रेस को जो है स्टोर करवाते हो। स्टेक आपका क्या होता है, स्टेक आपका लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट में आए तो पहले नंबर आएगा, पहले आए तो लास्ट में आएगा, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है, हम इस तरीके से बोलते हैं, लीफो भी बोलते हैं, फीलो भी बोलते हैं। तो जो है नॉट शेयर्ड बाय थ्रेड, तो हम दोनों में ही नहीं करते, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बोथ A एंड B। तो थ्रेड जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक पाथ होता है एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस, ठीक है, हम एग्जीक्यूट करवाते हैं एज अ प्रोसेस, और प्रोसेस में जो है आपके मल्टीपल थ्रेड होते हैं, ठीक है। प्रोसेस कैन बी, प्रोसेस जो है वो सिंगल थ्रेडेड, मल्टी थ्रेडेड, तो प्रोसेस में एक सिंगल थ्रेड भी हो सकता है, मल्टी थ्रेडेड भी, जैसे कि मैंने कहा कि एक प्रोसेस में मल्टी थ्रेड होते हैं, लेकिन एक प्रोसेस में सिंगल थ्रेड भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा C। 13 क्वेश्चन देखो, व्हेन द इवेंट फॉर विच अ थ्रेड इज ब्लॉक्ड अकर्स, मतलब वो इवेंट जब आपका थ्रेड ब्लॉक हो जाए तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में आप थ्रेड को कहाँ पर मूव करवा दोगे, रेडी क्यू में। कहाँ पर मूव करवाएंगे, अगर आपका थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो हम उसको मूव करवाएंगे कहाँ पर, रेडी क्यू में। तो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं,
और बार बार तो मैं आपको बोलती रहती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप लोगों की लाइफ है। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा करते हो तो आप इन फ्यूचर एक अच्छा फ्यूचर जो है सिक्योर करते हो। अदरवाइज जो है फिर आप कुछ साल बाद ही सोचोगे कि शायद मैं उस टाइम पे थोड़ा सा सीरियस हो जाता तो हर चीज़ जो है वो अच्छी अच्छी होती। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट द न्यू प्रोसेस। इसमें से ऐसा कौन सा है जो नई प्रोसेस को क्रिएट करता है? क्रिएट करना, न्यू करना, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस की बात हो रही है तो हम फॉक यूज करते हैं नई प्रोसेस को यूज करने, और फॉक मेन होता ही यही है कि हम इससे प्रोसेस को, न्यू प्रोसेस को जनरेट करवाते हैं। थोड़ा देख लो, सिस्टम कॉल फॉक जो होता है एक तरीके का हम प्रोसेस को क्रिएट करवाते हैं, टेक्स नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न अ प्रोसेस आईडी। यहाँ पर जो है कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, हम प्रोसेस आईडी को क्या करवाते हैं, रिटर्न करवाते हैं। इसका जो पर्पस होता है फॉक का, ये पर्पस होता है इज टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस विच बिकम्स द चाइल्ड प्रोसेस ऑफ द कॉलर। ठीक है, तो अगर आप आफ्टर अ न्यू चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएटेड, अगर आपकी चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो जाए, बोथ प्रोसेस विल एग्जीक्यूट एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द फोक सिस्टम कॉल। Therefore, we have to distinguish the parent from the child. This can be done by testing the returned value of fork. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर जो आपकी फॉक की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करती है, क्वेश्चन आ सकता है अगर आपकी फॉक की वैल्यू नेगेटिव रिटर्न करे तो आप बोलोगे कि जो प्रोसेस है वो अनसक्सेसफुल है, मतलब जो आपकी प्रोसेस क्रिएट हुई है, क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है, प्रोसेस को क्रिएट करना। अगर इसने नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर दी तो मतलब आपकी जो प्रोसेस है वो अनसक्सेसफुल हुई है, मतलब वो क्रिएट नहीं हुई। अगर जीरो रिटर्न करती है तो प्रोसेस ने क्या किया है, न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस, तो प्रोसेस ने चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट किया है। अगर आपकी प्रोसेस पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करती है तो प्रोसेस आईडी चाइल्ड प्रोसेस टू द पेरेंट। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, अगर फॉक जो है वो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करे, जीरो रिटर्न करे या पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करे तो आपको क्या मिलेगा। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है, फॉक हम क्यों यूज़ करते हैं या फिर न्यू प्रोसेस किससे यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक रेयर ही आया होगा, अभी तक मैंने नहीं देखा है कि पॉजिटिव वैल्यू आए या नेगेटिव आए तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। 15 क्वेश्चन देखो, प्रोसेस सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक इफ। अगर आपके पास जो है सेट ऑफ प्रोसेस, मतलब डेडलॉक कंडीशन क्या होती है, मैं आपको बहुत ही डिटेल में करवा चुकी हूँ डेडलॉक क्या होता है। तो डेडलॉक एक तरीके का क्या होता है कि हमेशा के लिए जो आपकी प्रोसेस होती है ना वो ब्लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है हमेशा के लिए। टर्मिनेट होना तो एक तरीके से वो है कि आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, अपना काम खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस जो है वो ब्लॉक होती है, अपना काम कंप्लीट नहीं करती हैं, बेचारियों को जो है रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, या कुछ किसी को के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, और इस तरीके से क्या होता है उनका कभी नंबर ही नहीं आता और वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, हमेशा ही। ठीक है, ऑल द प्रोसेस टाइम टू, ये अलग बात है कि हर एक प्रोसेस एक दूसरे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक प्रोसेस मर ही जाए, का क्या पता कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूट कर दें। लेकिन जो अगर एक बार प्रोसेस ब्लॉक हो गई और हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाए तो वो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, डेडलॉक कंडीशन। और यहाँ पर जो है आपकी 4 ऐसी कंडीशन होती हैं जिससे आप जो है बोल सकते हो कि डेडलॉक होगा। तो एक है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर, और एक है आपका नो प्रियम्पशन। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है, 4 नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये चारों की चारों हैं तो आप बोलोगे कि आपका जो डेडलॉक है वो अक्कर है। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखो, विच सिस्टम कॉल रिटर्न द प्रोसेस, मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम कॉल है जो प्रोसेस को रिटर्न करवाता है, आइडेंटिफायर ऑफ अ टर्मिनेटेड चाइल्ड। अगर आप जो है चाइल्ड को टर्मिनेट करवा दो तो यहाँ पर वेट, एग्जिट, फोक और गेट, तो यहाँ पर आप बोलोगे वेट। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखो, पीसीबी की बात कर रहा है, बहुत ही डिटेल में करवाया था पीसीबी क्या होती हैं, पीसीबी में हम करते क्या हैं। डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पीसीबी आपका होता है क्या है, ये करंट प्रोसेस की जो स्टेटस होता है उसको जो है स्टोर करवाता है। तो यहाँ पर बोलते क्या नहीं है, कोड होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि प्रोसेस होती है तो ऑब्वियसली कोड भी होगा, स्टैक भी होगा, क्योंकि एक प्रोसेस में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, कोड, स्टैक। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई थी, क्यों बताया था। उसके बाद देखो प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस तो होती है, इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल होता है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम नहीं होते। ठीक है, प्रोसेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रखिएगा, लेकिन बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है आपके बीसीबी में नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो
नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ प्रोसेस जो हैं वो कितनी पर यूनिट टाइम में कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको आप क्या कहोगे, मतलब कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई, तो वो आपकी एक तरीके से क्या होगी, तो आपकी एक तरीके से क्या होगी, थ्रूपुट होगी, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे हो कितने नंबर ऑफ टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, थ्रूपुट। 19 क्वेश्चन देखो, पीसीबी क्या होता है, एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है। पीसीबी क्या होगा, एक तरीके का आपका डेटा स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल डायरेक्ट मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था, पहले डेफिनेशन ही कहती है कि इट इज़ अ पीसीबी इज अ डेटा स्ट्रक्चर। तो प्रोसेस टाइप वेरिएबल, सेकेंडरी स्टोरेज सेक्शन, ब्लॉक मेमोरी, ऐसा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी, डेटा स्ट्रक्चर। 20 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट अ रनिंग प्रोसेस, इसमें से ऐसा कौन सा है कि जो आपकी प्रोसेस जो रन होती हैं उसको इंटरप्ट नहीं करता। डिवाइस, टाइमर, शेड्यूलर, प्रोसेस, पावर फेलियर, ठीक है। तो कौन सा इंटरप्ट नहीं करेगा, डिवाइस बिल्कुल करेगा, कोई भी मैं डिवाइस कर रही हूँ। टाइमर, अगर मैंने किसी प्रोसेस को टाइम लगा रखा है कि 5 तक ही होगी, अगर प्रोसेस का जो टाइम है एग्जीक्यूट होने का 7 है तो बिल्कुल इंटरप्ट कर दिया, ठीक है। पावर, अगर लाइट चली जाए एकदम से बीच में तो भी काम रुक जाता है। शेड्यूल प्रोसेस, अगर एक बार मैंने प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया है तो मतलब वो हमारा इंटरप्ट नहीं होगा, प्रोसेस जो है वो रनिंग ही होगी, क्योंकि नॉट इंटरप्टर रनिंग प्रोसेस। रनिंग प्रोसेस की बात करिए, अगर प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, एग्जीक्यूट हो रही है, रन हो रही है, तो जो है अगर मैं उसको शेड्यूल कर चुकी हूँ कि भाई चल तेरा नंबर है, तू जा, अब तू ही एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में जो है आपका इंटरप्शन नहीं होगा। 21 देखो, फ्रॉम विच टैग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट, मतलब कौन सा टैग ऐसा है जहाँ से आपकी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कौन सी स्टार्ट हो जाएगी भाई, DL, ठीक है। कौन सी स्टार्ट होगी, DL। 22 क्वेश्चन देखो, एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग, फॉर्म टैग की बात हो रही है, कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, आपके मेथड्स भी होते हैं और एक्शन भी होते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही होगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 23rd क्वेश्चन देखो, फंडामेंटल HTML ब्लॉक इज नोन एज, फंडामेंटल HTML ब्लॉक जो होते हैं उसको आप क्या कहोगे, बॉडी कहोगे, टैग कहोगे, एट्रीब्यूट कहोगे, एलिमेंट कहोगे। तो फंडामेंटल HTML ब्लॉक जो होते हैं वो आपके एक तरीके से HTML टैग होते हैं, ठीक है। 24 क्वेश्चन देखो, बी टैग हम बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं और अदर टैग मेक टेक्स्ट बोल्ड, ठीक है। मतलब इसमें से और दूसरा ऐसा कौन सा टेक्स्ट होगा, टैग होगा जो टेक्स्ट को बोल्ड कर दे, मतलब स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं। बोल्ड आपका यही है ना कि मैंने देखो ये लाइट दिख रहा है, ये आपका बोल्ड दिख रहा है, ठीक है। तो बी टैग हम बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, और ऐसा ही सिमिलर टैग कौन सा है जिससे भी हम बोल्ड करवा सके, तो हम स्ट्रॉन्ग से करवाते हैं, ठीक है। 25 देखो, HTML यूजेस, HTML में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो डायरेक्ट पहले हम यही पढ़ते हैं कि HTML में प्री डिफाइंड टैग होते हैं। क्या होते हैं, प्री डिफाइंड टैग, ठीक है। तो यूजेस डिफाइंड टैग, प्री स्पेसिफाइड टैग, फिक्स टैग डिफाइंड बाय द लैंग्वेज, टैग ओनली फॉर लिंकिंग, ठीक है। तो HTML में जो होते हैं वो आपके प्री डिफाइंड टैग होते हैं, और प्री के साथ जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। मतलब क्या है कि इतने टैग हैं तो इतने ही हैं, आप उसमें एक दो एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। लाइक आपका बॉडी, हेड, आपका जो है हेडिंग के लिए होगा, पैराग्राफ के लिए होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड हैं, आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, और सारे के सारे जो टैग हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है। 26 क्वेश्चन देखो, हु इज़ द फादर, यहाँ पर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखी, प्री स्पेसिफाइड टैग फॉर एग्जाम्पल HTML हेड, टाइटल, बॉडी, स्पेन, डिवीजन, ये सारे जो हैं वो आपके क्या होंगे, HTML प्री डिफाइंड टैग, ठीक है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें से ऐसा कौन सा है जो फादर होता है वर्ल्ड वाइड वेब का, रॉबर्ट क्लिग्यू, टिम थॉमस, चार्ल्स डॉइंग, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। तो टिम बर्नर्स ली जो है वो आपका फादर्स होता है किसका, WWW का, ठीक है। 27 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फर्स्ट टैग ऑफ HTML, तो सबसे पहला जो टैग है आपका HTML का, HTML खुद होता है। क्या होता है, HTML क्या होगा, खुद होगा। सबसे पहले हम HTML लिखते हैं, HTML के बाद हम हेड लिखते हैं, और हेड में मुझे कुछ भी डालना है मैं वो डालूंगी, फिर हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है, आप टाइटल बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला टैग आपका कौन सा हुआ, HTML, और सबसे लास्ट में आप किसको क्लोज करवाओगे, HTML को, ठीक है। तो पहला टैग आपका क्या हुआ, HTML। 28 क्वेश्चन देखो, व्हाट टैग इज यूज टू डिस्प्ले अ पिक्चर इन HTML पेजेस, इसमें से ऐसा कौन सा है जो हम HTML पेजेस की इमेज को, मतलब पिक्चर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करते हैं। पिक्चर यूज़ करेंगे, नहीं भाई। इमेज यूज़ करेंगे, नहीं भाई।
IMG का हम यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? IMG का, किसी भी इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, किसी भी पिक्चर को डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। 29 क्वेश्चन देखो, HTML वेब पेजेस कैन बी रीड एंड रिडन बाई, जो HTML वेब पेजेस हैं वो रीड और रिडन किए जाते हैं कहाँ से? वेब ब्राउज़र से, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखो, HTML जो होता है वो किसका सबसेट है? SGMD, SGML, SGMH या none ऑफ द अबव। तो HTML जो होता है वो आपका SGML का क्या होता है? सबसेट होता है। 31 देखो, ए मैंने ओपनिंग किया, ए मैंने क्लोज करवा दे। ए जो है आप लिंक के लिए यूज़ करते हो, किसी भी दूसरे पेज से मुझे लिंक करवाना है, हाइपर लिंक करवाना है, तो आप कौन से टैग का यूज़ करोगे? ए का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने एक पेज लिया, ठीक है, मैंने एक पेज लिया, उस पर मैंने क्या किया? दूसरे पेजेस का लिंक डाल दिया। तो जब मैं उस पर क्लिक करूँगी तो मैं दूसरे पेजेस पे चली जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? लिंक को ऐड किया, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? ए टैग का। क्लियर है? 32 क्वेश्चन देखो, इसको मैंने, मुझे वैसे लग नहीं रहा बताने की ज़रूरत है, फिर भी देख लो कि अगर मैं इमेज लिंक्स दी कैन गेट ए ब्लू बॉर्डर, ऑडियो, वॉइस, टेक्स्ट, एडिंग लिंक टू योर पेज, अलाइन टेक्स्ट, ठीक है, तो इन सब के लिए यूज़ करते हैं। 32 क्वेश्चन देखो, BR टैग। BR टैग मैं आपको बोल चुकी हूँ, लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है BR टैग। ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग नहीं होता। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है लाइन ब्रेक, लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR टैग को यूज़ करते हैं। लॉन्ग ब्रेक, पैराग्राफ ब्रेक ऐसा कुछ नहीं होता, लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR यूज़ करते हैं, ठीक है। 33 देखो, एडिंग अ बॉर्डर, अगर मुझे किसी इमेज में बॉर्डर को ऐड करना है, हेल्प द विजिटर टू रिकॉग्नाइज इट एज वॉट, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? लिंक, ठीक है। 34 देखो, द टैग विच अलाउ यू टू नेस्ट अदर HTML टैग विद इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप इसको क्या बोलोगे? कैप्शन, क्या बोलोगे? कैप्शन। 35 देखो, विच प्रोग्राम डू यू नीड टू राइट HTML, मतलब अगर आपको क्या है कि क्या आपको चाहिए किसी, मतलब HTML में प्रोग्राम लिखने वाला, ग्राफिक प्रोग्राम, एनी टेक्स्ट एडिटर, HTML डेवलपमेंट सूट फॉर, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? एनी टेक्स्ट एडिटर। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ग्राफिक प्रोग्राम, एनी टेक्स्ट एडिटर, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपके होते हैं 35 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारे डिजिटल के हमने क्वेश्चन, सॉरी HTML के हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, OS के हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हम डिजिटल के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखो, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। आपको एक नंबर दे रखा है और आपको बताना है कि ये कौन सा जो है आपका मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये आपके पास नंबर गिवन है 11100101, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले क्या करोगे? वंस कॉम्प्लीमेंट में, देखो सॉरी, हाँ, वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करोगे। वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करोगे तो क्या होगा इसका आंसर कि जो 1 है वो 0 में, 3 1 थे तो 3 0 आ गई, 2 0 है तो 2 1 आ जाएंगे, 1 1 है तो 0 1 0, ठीक है। अब हम इसमें क्या करवा देंगे? एक ऐड करवा देंगे। अब मैंने जैसे इसमें एक ऐड करवाया तो 1 1 0 1 1 0 0, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है, मैं अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे, हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि जगह अच्छे से मिल जाए। एक सेकेंड, हाँ जी, 1 0, सॉरी मैंने इसको वंस में चेंज किया, 0 0 1 1 0 1 0, मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 1 0 1 1 3 बार 0, ठीक है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 दैट इज 16, 2 की पावर 1 दैट इज 2, एक सेकेंड, तो 16 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 16 आ गया, प्लस हमारा 8 आ गया, क्योंकि हमारा 0 1 1 और 0 1 1 ये था, ठीक है। तो 2 की पावर 4 16 हुआ, 2 की पावर 3 8 हुआ, 2 की पावर 2 हमारा 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 2 2 और 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 0 1, ऐड करो 16 और 8 24, 24 और 2 26 और प्लस 1, ठीक है। तो 27 हो गया,
27 हो गया। तो अब जो है आपके पास आंसर दो हैं, 27 भी है और 27 भी है। लेकिन दिक्कत ये है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो आप इस किस तरीके से देखोगे कि एक जो इसका आंसर है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डाउट, तो बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूज़न होती है कि माइनस में होगा या प्लस में होगा। तो जो इसका आंसर है वो डी होगा। माइनस में क्यों होगा? तो जैसे ही आपको जो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है, आपको सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, मैंने आपको बताया भी था कि जो लास्ट वाला वन है ना, हम उसको चेक करेंगे। हम इसको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज नहीं करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है, जो नंबर हमें गिवन है, हम उसमें लास्ट वाला नंबर देखेंगे। अगर वो 1 है तो आप समझ जाओ कि हमें नेगेटिव वैल्यू गिवन है। अगर ये हमारा 0 होता तो आप समझ जाते कि हमें पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है तो आप जो है हमेशा जो भी आपके पास नंबर आएगा आप उसको नेगेटिव में लिखोगे, और लास्ट वाला नंबर अगर 0 है तो आप हमेशा उसको पॉजिटिव में लिखोगे। तो क्लियर है कि नेगेटिव और पॉजिटिव को किस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो डी आएगा, -27। कैसे आया वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी होते हैं और आपको डायरेक्ट मार्क्स दिला लेते हैं, लेकिन कई बच्चे जो हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिंग काउंटर विद 5 फ्लिप फ्लॉप। एक रिंग काउंटर में आपके 5 फ्लिप फ्लॉप हैं, तो उसमें कितनी स्टेट्स होंगी। तो हर एक जो है हम उसके साथ कितने फ्लिप फ्लॉप, जितने काउंटर उतने ही फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे। तो कितने हैं, 5 है तो 5 ही करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए। 38 क्वेश्चन देखो, फॉर द गेट ऑफ द गिवन फिगर आउटपुट विल बी। यहाँ पर आपकी जो आउटपुट है वो क्या होगी। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पर आपका ए है और ये आपका जो है वाई है। ठीक है, अब ए को मैंने दिया 0 और इसको मैंने दिया 1, तो 0 और 1 देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 1 देंगे तो आपका एक्सोर क्या होगा। मैंने ए 0 दिया और ये आपको 1 है, तो एक्सोर हमेशा डिफरेंट आउटपुट पे क्या देगा, डिफरेंट वैल्यू देगा। तो आपको क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आपको जो है मैंने 1 और 0 दिया तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो है हमारा कौन सा गेट है, ये हमारा एक्सनोर गेट है। और एक्सनोर गेट की अगर आपको आउटपुट पता हो तो क्या होती है हमारी, अगर मुझे 0 0 है, 0 0 पे आपका क्या होगा, आपको 1 मिलेगा। और जब आपका 0 1 हो तो आपको 0 मिलेगा, 1 0 है तो आपको 0 मिलेगा, और 1 1 है तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर आपकी आउटपुट सेम है तो आपको 1 मिलेगा, अगर आपकी आउटपुट डिफरेंट है तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सोर गेट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें सेम आउटपुट पे क्या मिलता है, 0 मिलता है, और डिफरेंट आउटपुट पे हमें 1 मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सपोज ये आपका y है और ये आपका a है। ठीक है, अगर मैंने a दिया 0 और y दिया 1 तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, अभी मैंने आपको क्या बताया, एक्सनोर गेट है, और एक्सनोर गेट पे आपको क्या मिलता है, जब डिफरेंट आउटपुट हो तो आपको क्या मिलेगा, 0, है ना। तो 0 मिलेगा तो आपको 0 मिल गया। अब मैंने a की वैल्यू अगर 1 ली और y की वैल्यू मैंने 0 ली, तो अब तो भी यहाँ पे आप आउटपुट क्या है आपकी, डिफरेंट है, और डिफरेंट आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 0। तो मतलब आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 39 क्वेश्चन देखो, इन द एक्सप्रेशन a प्लस बी सी द टोटल नंबर ऑफ मीन टर्म्स विल बी। मतलब आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखी है और आपको जो है उसमें टोटल मीन टर्म बतानी है कि कितनी होंगी। तो मीन टर्म बताने के लिए आपको टोटल जो है इसके अंदर देखने कि कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पहले वाले वेरिएबल से पहले एक ही वेरिएबल है, लेकिन अब इसमें आपको 3 वेरिएबल करने पड़ेंगे। तो हमें इसको b प्लस बी बार से मल्टीप्लाई करेंगे और c प्लस सी बार से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि b प्लस बी बार आपका 1 होता है और c प्लस सी बार आपका 1 होता है। ठीक है, अगर मैं इसके मल्टीप्लाई भी करूँ तो आपका a ही आएगा। ठीक है, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमें टोटल जो है वो मीन टर्म्स पता चल सकेंगे कितनी होंगी। अब बी सी में एक ही टर्म नहीं है, कौन सी, a नहीं है, तो मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई करूँगी, a प्लस ए बार से। तो इस तरीके से जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगी तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास टोटल जो है वो 5 टर्म आएंगी। ठीक है, 5 टर्म बनेगी। अगर नहीं बनती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज तो ऐसे ही बनेंगी कि जब आप a की b प्लस बी बार और c प्लस सी बार से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से टर्म्स आएंगी, और b की जब आप a प्लस ए बार से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से। ठीक है, तो टोटल जो है आपके पास कितनी मीन टर्म्स होंगी, 5। ठीक है, मीन टर्म्स आपको पता ही है कि SOP फॉर्म होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम होगा फिर आपका क्या है, प्रोडक्ट होगा। क्लियर है,
लाइक ABC और मुझे इसमें लाइक BC को ऐड करना है इस तरीके से। तो ये सम मतलब सम हो गया और फिर बाद में क्या होगा, वेरिएबल्स के बीच में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो द नंबर ऑफ डिजिट इन ऑक्टल सिस्टम। हमने देखा था आपका जो है बाइनरी होता है, हेक्सा होता है, ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है। तो इनका जो बेस होता है वो कहाँ तक जाता है, बाइनरी का तो 0 और 1 दो ही लेते हैं, ठीक है, 2 बेस रहेगा। डेसिमल का 0 से 9 लेते हैं तो क्या बेस रहेगा, 10 रहेगा। ऑक्टल का 0 से 7 लेते हैं तो क्या बेस रहेगा, 8 रहेगा। हेक्सा का 0 से 15 लेते हैं तो क्या बेस रहेगा, 16। यही होता है ना। तो ऑक्टल की बात हो रही है तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, 8। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार जो है कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्या पता आप 7 कर दो, क्योंकि हम 0 से 7 लेते हैं तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मेंशन करवा दिया यहाँ पे। सिर्फ आपके लास्ट के 10 क्वेश्चन रहते हैं, वो देखो। द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू PM दिस। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो आपकी SOP है, POS है, हाइब्रिड है, नन ऑफ दिस है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सोच रहे होगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा। अब तो देखो यहाँ पर ये आपको कैपिटल M गिवन है, कैपिटल M गिवन है, और आपको पता है कि जब आपकी मैक्स टर्म होती है, मैक्स टर्म को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल M से और मीन टर्म को आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल m से, ठीक है। अगर यहाँ पर स्मॉल m होता तो आप बोलते कि SOP है, क्योंकि SOP जो होती है वो मीन टर्म्स होती हैं और POS जो होती हैं वो आपकी मैक्स टर्म होती हैं। क्लियर होना चाहिए आपको ये चीज़। और मैक्स टर्म में आपका कैपिटल M आता है, मीन टर्म में आपका स्मॉल m आता है। और बस यहाँ पर कैपिटल M है तो आप समझ जाओ कि आपकी कौन सी टर्म है, मैक्स टर्म है। और मैक्स टर्म को आप क्या कहोगे, POS यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, कि पहले प्रोडक्ट होगा। लाइक हमें यहाँ पर लिखो A + B + C + D। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगी, एक सेकेंड मैंने गलत लिख दिया, A + B + C, यहाँ पे डॉट आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा B + D। तो मतलब प्रोडक्ट हो गया और बाद में हम सम करवा देंगे। क्लियर है। 42 क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखो A B दे रखा है, C दे रखा है, D E दे रखा है और Y जो है आपको आउटपुट बतानी है कि क्या होगा, ठीक है। गेट आप देख लो कि कौन कौन से गेट लगे हुए हैं, सब में एक ही गेट लगा रखा है, ज़्यादा गेट नहीं लगाए हुए। तो यहाँ से देखो A B दे रखा है, अब A B है, यहाँ पर ये वाला गेट जो है वो आपका कौन सा होता है, एंड गेट। और मैं इसके पीछे यहाँ पर मैंने नोट लगा दिया तो ये आपका बन गया नैंड गेट। क्लियर है। तो आपका सब्जेक्ट का कौन सा गेट है, नैंड गेट। अब यहाँ से देखो A B गया तो यानी कि A बार B बार, क्योंकि अगर यहाँ पर एंड होता है तो एंड की आउटपुट क्या होती है, A B, है ना। अब नोट लगा हुआ है तो दोनों पे बार आ जाएगा, बार आ गया, है ना। अब बार आ गया तो अब यहाँ से देखो, अब A B बार और यहाँ पे C जा रहा है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगी आपको, A B, है ना, और A B का बार C डॉट में आ जाएगा और इसका तो बार आएगा ही, मतलब कंप्लीट बार। तो आपका क्या मिला, A B डॉट C, इसका तो बार था ही, अब पूरे पे बार आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ तक ये मिल गया। अब D E में अगेन आपका D E बार आ जाएगा, ठीक है, एक बार और आ गया, तो ये जो D E है बार पे बार आ गया, ठीक है, तो बार हट जाएगा। अब देखो यहाँ से अब इन दोनों को आप निकालोगे तो Y जो है आपकी क्या हो जाएगी, बहुत खिचड़ी हो रही है, यहाँ से आप अच्छे से देख लो। A B C आया, देखो मैंने बताया था A B का बार आया, फिर A B C आया तो कंप्लीट बार आ गया। इधर से आपका D E आया, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि D E का बार आया, फिर एक और बार आया तो दो बार आ गए, तो दोनों हट जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा, D E बचेगा। अब यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो कंप्लीट बार आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो A B का बार, C का बार, होल बार आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आउटपुट आएगी। लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे बता देना, मैं व्हाट्सएप पे इसको सॉल्व करके भेज दूंगी। यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, बस आप समझ जाओ कि ये नैंड गेट है और जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे बार से बार आता रहेगा और आपको बस उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है A आ जाएगा। फिर भी अगर आपको इस पे सिंगल पॉइंट पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अदरवाइज मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगी या फिर मैं जो है व्हाट्सएप पे पेन कॉपी पे सॉल्व करके आपको वहाँ पे फोटो भेज दूंगी। क्लियर है। 43 क्वेश्चन देखो, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आप मुझे जो है बता सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। सबके पास ग्रुप में है ही, डाउट आप मुझे पूछ लेना। फुल एडर कैन बी मेड आउट ऑफ, फुल एडर जो है वो किससे बना होता है, 2 हाफ एडर और एक और गेट।
ठीक है। तो जो हाफ फुल एडर होता है वो 2 हाफ एडर से तो नहीं बनेगा, उसके साथ हमें एक और गेट भी लगाना पड़ेगा, 3 हाफ एडर हम नहीं यूज़ करेंगे, तो आपका आंसर जो है वो बी होगा। ठीक है। 44 देखो, हाफ एडर की जो आउटपुट है वो क्या होगी। एडर में मैंने आपको बताया था कि आउटपुट जो आपकी फुल की भी और हाफ की भी यही होगी कि आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा और कैरी मिलेगा। मतलब आप जो है वेरिएबल्स को सम करोगे एंड देन जो आपकी जो कैरी होती है, जो हम असल चलाते हैं, जब आप 2 नंबर का लाइक आपने बचपन से ही मैथ्स पढ़ते आ रहे हो, स्कूल टाइम से ही, जब भी आप एडिशन करते हो तो हम सबसे पहले बिना कैरी के सॉल्व करते हैं, फिर हम कैरी लगाना सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पर कैरी भी आती है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हसल तो जाएगी ही जाएगी। तो आपकी जो है 2 तरीके की आउटपुट मिलेंगी, सम भी और कैरी भी। क्लियर है। 45 क्वेश्चन देखो, 45 क्वेश्चन में बोल रहा है 45 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच डिवाइस हैज 1 इनपुट एंड मेनी आउटपुट। ऐसा कौन सा डिवाइस होगा जिसमें 1 इनपुट होगी और बहुत सारी आउटपुट होंगी। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मल्टीप्लेक्सर होता है जिसमें मैनी इनपुट होती हैं और 1 आउटपुट होती है ना। डीमल्टीप्लेक्सर ऐसा होगा, इसका अपोजिट होगा कि 1 इनपुट होगी और मैनी आउटपुट होंगी। ठीक है। काउंटर और फ्लिप फ्लॉप तो आपके एक अलग ही चीज़ हो गए। ठीक है। क्योंकि ये जो है आपके सिक्वेंशियल होते हैं, ये आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। तो यहाँ पर वन मैनी पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा डी मल्टीप्लेक्सर। 46 क्वेश्चन देखो, 7BF 16 बेस है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेक्साडेसिमल, और इसको आपको चेंज करना है बाइनरी में। तो 7 जो है होता है आपका 01111, बी होता है आपका 8 होगा, 1000 1001 हो जाएगा, 1010 आपका ए हो जाएगा और 1011 आपका बी हो जाएगा। ठीक है। तो 1011 हो गया। उसके बाद एफ बोल रहा है, एफ तो जो है आपके 4 1 आएंगे ही, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आते हैं, पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर दे देता है। ठीक है। तो 47 क्वेश्चन देखो, आपके पास मीन टर्म दे रखे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि मीन टर्म आएंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल एम आ जाएगा, और मीन टर्म को आप क्या बोलते हो, SOP। ठीक है। मीन टर्म बोल रहा है 1 3 5 और 7। 1 आपका होगा, 1 आपका क्या होगा भाई, मीन टर्म में क्या होता है, 1 आपका क्या होगा, 0 0, एक सेकेंड हम बना लेते हैं, 0 0 0 0 0 1 है ना। तो 0 1 0 0 1 1, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 1 की बात कर रहा है तो A बार B बार C। 3 में आपका क्या आएगा, 3 में आपका क्या आएगा भाई, ए बार बी सी, है ना, यही आएगा। उसके बाद 5 में आपका क्या आएगा, 101 आपका क्या आएगा, ए बी बार सी। ठीक है। और उसके बाद 7 में आपका आएगा ABC, यही आएगा। तो ये जहाँ पर भी मैच करता है आप देख सकते हो। बाकी मुझे लग रहा है सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि A बार B बार C, तो आपका 1 हो गया, ABC आपका 7 हो गया, A बार BC आपका 3 हो गया, AB बार C आपका जो है वो 5 हो गया। तो ये पांचों टर्म जो है वो आपके सेकंड ऑप्शन में आ रही हैं, और यही हमें बताना था। क्योंकि अगर आप 0 से लेके 7 तक आप नंबर लिखते हो, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1, और लास्ट में 7 में आपके 1 आते हैं, यानी कि ABC तो आपका यहाँ से आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, आप इसको लिख के आराम से जो है, जहाँ पर 1 हो वहाँ पर आप A लिख देना, जहाँ पर 0 हो वहाँ पे आप बार लगा देना। ठीक है। अब मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, लाइक 0 0 0 और 0 0 1। ठीक है। A1 था, तो यहाँ पर 0 0 3 बार 0 आ रही है, तो A के ऊपर भी बार आएगा, B के ऊपर भी बार आएगा और C के ऊपर भी बार आएगा। अब यहाँ पे देखो, A के ऊपर बार, B के ऊपर बार, और 1 है तो यहाँ पर जो है C आ जाएगा। तो क्लियर है, A बार B बार C। ठीक है। डाउट है तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो, बिल्कुल। आप देखो 48 क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्वल टू डेसिमल नंबर में निकालना है इसको। तो किस तरीके से निकालेंगे, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है ताकि आप फटाफट देख सको। तो हेक्साडेसिमल को हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 की पावर 0, यहाँ पे 6 0 1 और 2, इसी तरीके से करेंगे। तो 3 के साथ 16 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 16 से प्लस में 8। क्यों, क्योंकि 16 की पावर 0 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, 1। क्लियर है। और जब आप इन सबको जो है सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, A। बहुत ही डिटेल में मैं ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ, तो आप इनको देख ही सकते हो कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है।
49 क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ 4 वेरिएबल। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि जब आप बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करवाते हो, 3 नंबर आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, जो भी आए, आपको जो है ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अब यहाँ पे देखो 4 है, तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 16 हो जाएगी, और 2 की पावर 16 जो है वो आपकी 65536 होती है, क्योंकि ये आपका 2 की पावर 4 हो गया, ये 2 की पावर 8 हो गया, ये 2 की पावर 10 हो गया, ये आपकी 2 की पावर 16 हो गई। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर यहाँ पर जो है अगर 3 होता तो 2 की पावर 8 हो जाता है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब आप बुलियन एक्सप्रेशन आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट निकालने हो वेरिएबल्स, तो 2 की पावर n जो है वो आपका फॉर्मूला होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, हमारा सबसे इजी क्वेश्चन मैंने दिया है आज के पूरे जो है जितने भी टोटल 50 क्वेश्चन थे, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, और वंस कॉम्प्लीमेंट आपका क्या कहता है कि भैया 1 को 0 में चेंज करना है और 0 को आपको 1 में चेंज करना है। तो कर दो फटाफट। 3 बार 1 है तो 3 बार 0, और 2 बार 1 0 है तो 2 बार 1, 2 बार 1 है तो 0, और 0 है तो 1। इस तरीके से आएगा, जहाँ पर भी मैं यानी कि ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ पूछना है, तो मैं बार बार कहती हूँ भैया, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। आप मुझे व्हाट्सअप पे अगर आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन मंगवाना है, तो आप मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। पर मैं आप सबसे बहुत नाराज़ हूँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस टेस्ट में मैं आप सबसे नाराज़ हूँ, क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।